हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ बेहद ही सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर। अगर आपको भी अपने साथ घटी हुई कोई ऐसी घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज करके बता सकते हो। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेके आता रहता हूँ। अब बढ़ते हैं आज की अपनी पहली घटना की तरफ। आज की पहली घटना हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर मनीष जी ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। महाराष्ट्र में किस जगह से हूँ ये मैं आपको नहीं बताना चाहता। मैं सीधा घटना पर आता हूँ। दरअसल कुछ टाइम पहले मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना घटी थी जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे तो दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो भी माहौल चल रहा है उस वजह से सभी लोग परेशान हैं, पर मेरे साथ कुछ अजीब ही घटना घटी। दरअसल पूरे टाइम पे जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था, और क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं अपने किचन वाले एरिया में ही टेबल पर बैठकर अपने ऑफिस का काम करता था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे हमारा किचन है उसके साइड में ही ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और हमारे उस दरवाजे पर एक लंबी सी झालर टाइप लटकी हुई है। वो दोनों तरफ से ज़मीन तक को छुई हुई है। मुझे ठीक से नहीं पता कि आप लोग शायद उसे कुछ और कहते हो, लेकिन मैं तो उसे झालर ही कहता हूँ। मेरे ख्याल से मई 2020 के आसपास की बात है। उस टाइम पर लॉकडाउन लगा ही हुआ था और मैं अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। पूरे घर में उस टाइम पर बिल्कुल शांति थी। मेरी पालतू बिल्ली मेरे कुछ ही दूरी पर सो रही थी। अब मैं काम कर ही रहा था कि मैंने बस आँख के बिल्कुल साइड वाले हिस्से से हल्की सी नज़र लगा के देखा कि उसने अचानक से ही अपनी गर्दन उठाई और वो उस तरफ देखने लगी जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। मैंने फिर भी इस बात को थोड़ा नोटिस नहीं किया और लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन तभी मेरी बिल्ली एकदम ज़ोर से उछलकर उसी तरफ भागी और सीधा सीढ़ियों से ऊपर वाले रूम में चली गई। लेकिन इसमें जो हैरानी वाली बात थी वो ये थी कि वहाँ पर जो झालर थी वो बहुत ही ज़ोर से हिलने लगी थी। उस टाइम पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी खिड़की या दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था जिससे कि हवा के कारण ऐसा हुआ हो, और मैं इतने दिनों से काम कर रहा था। पंखे की हवा से भी कभी भी वो झालर इस तरीके से नहीं हिलती जिस तरीके से उस दिन हिल रही थी। देखकर साफ लग रहा था जैसे कि कोई अभी वहाँ से जस्ट अभी निकल के गया हो। फिर भी मैंने इस घटना के बारे में ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन उस पूरे दिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा ही ख्याल आता रहा और मैं बीच बीच में बार बार सीढ़ियों की तरफ देखने लगता। सच कहूँ तो मुझे कुछ दिखाई या फिर कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर से ही एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कुछ तो है, शायद कुछ ऐसा जिसको उस जगह पर नहीं होना चाहिए था। ये घटना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात को किसी को बताया भी नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस समय ये घटना घटी मेरा बेटा और मेरी वाइफ पूरे लॉकडाउन के टाइम पे ही मेरे ससुराल यानी कि उसकी नानी के घर पर थे, यानी घर पर सिर्फ मैं अकेला ही था। इस घटना के ठीक 2 दिन बाद ही एक और बहुत ही अजीब सी घटना घटी। दरअसल उस दिन भी मैं लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम ही कर रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे घर में किसी के ना होते हुए भी मुझे अचानक से सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की कदमों की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो गई और मैं ये सोचने लगा कि आखिर ये है क्या, कोई चोर या फिर कुछ और। मेरा दिमाग हर तरीके से सोच रहा था। मैंने अपने पास में ही पड़ा पेन उठाया और उसकी निब वाली साइड से उसे पकड़ लिया। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ और नज़दीक आ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा भयानक सा था। जैसे ही किसी को ऊपर से नीचे आना चाहिए था, उसी टाइम पर अचानक से मेरी बिल्ली ऊपर से बहुत ही ज़ोर से नीचे गिर गई। और सच में जिस तरीके से वो गिरी थी
मैंने उसे देखा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि ऊपर से किसी ने उसे नीचे फेंका हो। मैंने एक सेकंड की भी देरी ना करते हुए सीधा उस सीढ़ियों के ऊपर गया। छत का दरवाज़ा भी बंद था और ऊपर के रूम का भी दरवाज़ा बंद था, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरी बिल्ली तकरीबन 15-20 सीढ़ियों के ऊपर से नीचे गिरी थी और उसे काफ़ी सारी चोटें भी आईं। 1-2 दिन तक मेरी बिल्ली एकदम शांति से घर के एक कोने में रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मुझे अब तक इतना तो समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ ये सब पैरानॉर्मल से ही रिलेटेड हो रहा है, लेकिन मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर इस बारे में किससे बात करूं। मुझे मेरी बिल्ली की मौत का बहुत ही ज़्यादा दुख था, लेकिन 3 दिन बाद जो मेरे साथ घटना घटी थी वो घटना ही ऐसी थी कि जिस पर कोई भी यकीन कर ही नहीं सकता। अपनी बिल्ली की मौत से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और परेशान भी, लेकिन फिर भी ऑफिस का काम तो करना ही था और मैं आधे अधूरे मन के साथ ही उस दिन बेडरूम में अपने बेड पर बैठकर लैपटॉप में अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अचानक से ही मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख सा होने लगा अपनी बिल्ली के लिए। कुछ दिनों से हालत भी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। मुझे अपने बेटे और अपनी वाइफ की याद भी आ रही थी। तो अचानक से मैं अपना सर नीचे को करके थोड़ा रोने सा लगा। मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर मैं बिल्कुल भूल चुका था कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा अपनी नानी के घर गए हुए हैं और मैं बस धीमे से रोए जा रहा था। मैंने अचानक से अपने कंधे पर किसी की छुअन को महसूस किया। आप खुद ही सोचिए, आपको पता है कि आपके अलावा घर में कोई नहीं है और तभी आपके साथ कुछ ऐसा हो। सच बताऊं तो उस वक्त तो मुझे याद भी नहीं आया था कि मेरे अलावा मेरे घर पे कोई भी नहीं है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि वो मेरे बेटे का हाथ था। अचानक से मैं ऐसा एक्ट करते हुए कि मैं रो नहीं रहा हूँ, पीछे देखने ही वाला था कि अचानक से मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि मैं तो अपने घर पर अकेला था ना। और सच मानिए, जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया मैं पीछे मुड़कर देख ही नहीं पाया। सच में जो डर की लहर मेरे अंदर उस वक्त दौड़ रही थी उसे शब्दों में बता पाना नामुमकिन है। एक मन कर रहा था कि वहीं पर चुपचाप बिल्कुल बैठा रहूं और दूसरा मन कर रहा था कि बस वहाँ से भाग जाऊं कैसे भी करके। मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये सब क्या हो रहा था, लेकिन तभी मुझे बस धीरे से अपने कान में एकदम हल्की सी आवाज़ आई। कुछ नहीं हुआ। जैसे ही आवाज़ बंद हुई मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे कंधे पर जैसे किसी ने 2-3 बार हाथ रखा हो, जैसे किसी को थपथपाते हैं। और उसके बाद मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा ठीक सा फील होने लगा और मैं झटके से पीछे की ओर मुड़ के देखने लगा और जैसा कि मैंने सोचा था वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरी हालत सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये घटना मैंने अपनी वाइफ या फिर अपने बेटे किसी को भी नहीं बताई और खुद ही अंदर इस घटना से डरता रहा या फिर सीख लेता रहा या फिर क्या, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ बेहद ही अजीब घटनाएं घटी, क्योंकि जब मेरे साथ पहली घटना हुई उस दिन मैं इससे डरा था। दूसरी घटना में उस चीज़ ने मेरी बिल्ली ही मुझसे छीन ली थी, लेकिन तीसरी घटना में वैसे ही किसी शक्ति ने आकर मेरी पीठ को थपथपाया और उससे मुझे थोड़ा अच्छा सा फील हुआ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या था और ये सब क्यों हुआ, लेकिन इस घटना के बारे में मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया सिवाय आज। इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की ओर, जो कि हमें भेजी है इशिका ने। आइए अब आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम इशिका है और मैं तेलंगाना की रहने वाली हूँ। मैं अपने साथ घटे एक इंसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके होने का दुख मुझे आज तक है और बहुत ज़्यादा है। शायद ये इंसिडेंट होने से बच सकता था अगर मैं चाहती तो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं कर पाई
और आज मैं अपने साथ हुई वो घटना आपको बताना चाहती हूँ। दरअसल 5 साल पहले 2015 में मेरे 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। उस टाइम पर मैं रात में काफ़ी देर तक उठकर पढ़ती थी। उस टाइम पर दिसंबर का सर्द महीना था। मेरी एज उस टाइम पर 18 साल थी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स ही हैं। हमारी बिल्डिंग में हमारा अपार्टमेंट 5th फ्लोर पे है और हमारे अपार्टमेंट के सामने ही एक और अपार्टमेंट बिल्डिंग है और ये दोनों बिल्डिंग बहुत ही क्लोज में है कि उस बिल्डिंग में अगर शोर हो तो मेरे अपार्टमेंट में आवाज़ें आती हैं। तो दरअसल उस टाइम पर उस सामने वाले अपार्टमेंट से कई दिनों तक डेली रात में तेज़ गाने चलने की आवाज़ें आती थीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग थे जो कि देर रात तक पार्टी किया करते थे। अब वो लोग उस अपार्टमेंट के मालिक के जानने वाले लोग थे, इसलिए कोई उन्हें कुछ कहता भी नहीं था। मैं उनसे सच में बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा दिल दहला कर रख दिया। उस टाइम पर मैं शायद सुबह 4 बजे ही उठी होंगी और उठते ही मैं अपनी टेबल पर बैठकर पढ़ने लगी थी। अचानक से एक अजीब सी आवाज़ आई, शायद किसी चीज़ के गिरने की, और मेरी नज़र सीधा गई सामने वाले अपार्टमेंट पर। मैंने नोटिस करी कि 3rd फ्लोर वाला जो अपार्टमेंट था उसकी लाइट्स लगातार पहले ऑन हुई और फिर ऑफ। ऐसा तकरीबन 5-6 बार हुआ और फिर उसके बाद लाइट्स बिल्कुल ऑन हो गई और उस कमरे में फिर लोगों की परछाइयाँ नज़र आने लगी। मेरे रूम की बालकनी से मैं एकदम साफ ये सब देख पा रही थी। मुझे लगा कि शायद उस घर में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या फिर ऐसा ही कुछ, और कुछ सोचकर वापस से मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई। मुश्किल तो मुझे बैठे हुए 10 सेकंड ही हुए होंगे कि मुझे एक औरत की बेहद ज़्यादा दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस औरत की आवाज़ ने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया, मेरे बच्चे। उसकी वो चीख सुनकर सच में मैं एकदम अंदर तक कांप गई थी। इसके तुरंत बाद एक आदमी की आवाज़ आई, कोई पुलिस को फ़ोन करो। और यह आवाज़ भी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए आई थी। ये दोनों आवाज़ें सुनकर मैं एकदम सहम गई थी और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी और मैं सिर्फ उसी जगह पर खड़ी रही। 2 मिनट ऐसे ही बीत गए और उसके बाद उस औरत की एक बार फिर से वैसे ही चिल्लाने की आवाज़ आई, मेरे बेटे। और इस बार की आवाज़ में सच में जो दर्द था वो मैं भी महसूस कर पा रही थी और मुझे भी रोना सा आ गया था। बस इस आवाज़ के बाद एकदम शांति सी छा गई और कोई भी आवाज़ नहीं। तकरीबन 1 घंटा लग गया मुझे ये पता चलने में कि वहाँ पर हुआ क्या था। दरअसल उस औरत ने और उसके पति ने अपने 3 साल के बेटे को एक चद्दर में मरा हुआ उनके सोफे पर देखा था। उसके 15 मिनट बाद तकरीबन पुलिस आ गई थी और तकरीबन सुबह 7 बजे तक वहाँ सिर्फ पुलिस ही पुलिस थी। घटना यही निकल के आई कि उस घर में दरअसल एक चोर घुस आया था जब उस घर के लोग सो रहे थे, और जब वो चोरी कर रहा था तो वो जो 3 साल का बच्चा था वो अचानक से उठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इससे पहले कि उसके मम्मी पापा उठ पाते, वो चोर चुपचाप उस बच्चे को गोदी में उठाया और अपने पास ले आया और अपने साथ लेकर दूसरे रूम में चला गया। उसके बाद वो बच्चा अचानक से ही रोने लगा और वो चोर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। इसलिए उस चोर ने पास ही में रखी एक चद्दर को उस बच्चे के मुंह पे लपेटा और उसे मार डाला। उसके बाद उस बच्चे की बॉडी को वहीं सोफ़ा पे रखकर वो उस आदमी और औरत के रूम के पास गया जो कि उसने बाहर से तब तक लॉक कर दिया था। वो औरत और उसका पति बार बार चिल्ला रहे थे, लेकिन शायद वो आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था सिवाय एक बार मेरे। सारा सामान चुराने के बाद वो चोर उस जगह से भाग गया। उन अंकल ने तब तक अपने किसी दोस्त को फ़ोन कर दिया था जो कि ऊपर ही रहता था, लेकिन जब तक वो नीचे आता तब तक वो चोर भाग गया था। उनका दोस्त आया और उसने दरवाज़ा खोला और उसके बाद उन लोगों ने अपने बच्चे को सोफ़े पर मरा हुआ पाया। ये घटना
बेहद ही ज़्यादा दुखद थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि जब वो शायद पुलिस के लिए चिल्ला रहे थे तब मैंने उनकी आवाज़ सुन ली थी, लेकिन मैं कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन इसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते तक मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घटने लगी। अब क्योंकि मैं डेली सुबह सुबह उठकर पढ़ती थी, तो होने ये लगा कि जैसे ही मैं अगले दिन सुबह 4 बजे उठी तो अचानक से मेरे रूम के फर्श पर एक छोटी सी आग की लपट आ गई। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें आग लगे, लेकिन वहाँ पर अचानक से आग की लपट आ गई जो कि दिखने में लाल रंग की थी। ये मैं अपनी आंखों देखा हाल बता रही हूँ। वो फ्लेम तकरीबन 1-2 मिनट वैसे ही उतने छोटे से एरिया में ही जलती रही और उसके बाद बुझ गई। मेरी बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन इसके बाद भी ये घटना लगातार अगले 1 हफ्ते तक होती रही। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी और उस टाइम पर मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल कहता था कि वो शायद उस बच्चे की आत्मा ही थी, जो कि शायद मुझसे ये कहना चाहती थी कि मैं अगर चाहती तो शायद मैं कुछ कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। तकरीबन 1 हफ्ते बाद ये घटना अचानक से होना बंद हो गई और जिस रात ये बंद हुई उसके अगले ही दिन मुझे पता चला कि जिस चोर ने उनके घर पर चोरी करी थी और उस बच्चे को मार दिया था वो पकड़ा गया। उसके बाद से कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी। ये घटना मैंने अपने घर वालों को बताई भी, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझसे शांत रहने को ही कहा। सच बताऊं, मुझे आज तक इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील होता है। मुझे बस ऐसा फील होता है कि शायद मैं उस बच्चे को बचा सकती थी। ये नहीं पता कैसे, लेकिन बस फील होता है और उसके लिए बहुत बुरा भी लगता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर महताब आलम ने, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। आइए अब आगे की घटना को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं। मेरा नाम महताब है और मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। नेपाल में किस जगह से वो मैं आपको नहीं बता सकता। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज से 4 साल पहले एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसके बाद मुझे इन सब चीज़ों पर विश्वास करना ही पड़ा। क्यों हो भी ना, वो घटना ही कुछ इस तरीके की थी। तो दरअसल बात यह है, 4 साल पहले मैं अपनी स्कूल ट्रिप पर एक जगह पर गया हुआ था। एक्चुअली एक दूसरे ही शहर में। उसे शहर ना भी कहें तो भी चलेगा, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। मैं उस टाइम पर तकरीबन 14 साल का था। अपने स्कूल से हम लोग सुबह 7 बजे ट्रिप के लिए निकल गए थे। पूरी ट्रिप हमने बस से तय करी। दिन भर सफ़र करने के बाद हम लोग उस शहर के एक स्कूल में आकर रुके। हम लोग अगले 2 दिन तक वहीं पर रहने वाले थे। वहाँ पे दरअसल क्लासरूम में ही हमारे सोने का इंतज़ाम किया गया था। मेरे साथ 3 लड़के और थे जो कि मेरे दोस्त भी थे। उस रात तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ और हम लोग सो गए। अगले दिन का प्लान हमारा कुछ इस तरीके का था कि हम लोग एक म्यूज़ियम देखने जाएंगे, वहाँ के जंगलों में भी घूमने के लिए जाएंगे और उसके बाद उसी शहर में मौजूद एक बहुत ही पुराने होटल में जाकर उस होटल की हिस्ट्री को जानेंगे। म्यूज़ियम में घूमने के बाद अब बारी थी हमारे जंगल में जाने की। तकरीबन हमारा 20 लोगों का ग्रुप था, जिनमें से सबसे आगे मैं और मेरा दोस्त ही टीचर के पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो जैसे ही हम उस छोटी सी पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आ गए, तो मेरा दोस्त वहीं पर खड़ा हो गया और उसे देखकर मैं भी रुक गया। हमारे बाकी के साथी थोड़ा सा आगे जा चुके थे। मैं जैसे ही अपने दोस्त के पास गया, वो वापस से पीछे की तरफ देखकर आगे चला गया। इसीलिए मैंने भी एक बार पीछे नीचे की साइड में देखा
और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने देखा जिस जगह से हम अभी ऊपर आए थे वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने एक वाइट कलर का गाउन पहना हुआ था। वाइट गाउन शायद क्रिश्चियन लोग शादियों में पहनते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लड़की वहाँ पर थी, प्रॉब्लम थी उसके नाखूनों में, जिन्हें मैं ऊपर पहाड़ी से भी देख पा रहा था। और उसके नाखून सच में बेहद लंबे थे और अजीब से थे। वो लड़की ऊपर की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। मैं बस वहाँ पर खड़ा ही हो गया और कुछ भी नहीं कर रहा था। इतने में ही पीछे से मेरे सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा और फिर वापस उस तरफ देखा, तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मन में कई सारे सवाल लिए मैं अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ने लगा और उसके बाद हम लोग उस होटल में आ गए जिसकी हिस्ट्री के बारे में हमें जानना था। हमारे टीचर्स और होटल का कुछ स्टाफ हमें उस होटल के नीचे बेसमेंट में लेके गए, जहाँ पर कई सारी चेयर्स डली हुई थी। हम लोग वहाँ पर बैठकर उस लेक्चर को सुन ही रहे थे। तकरीबन 20 मिनट बीते होंगे और उसके बाद मेरी नज़र अचानक से मेरे दोस्त के फेस के ऊपर गई। मैं उसे देखकर साफ कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था और काफ़ी डरा हुआ सा दिख रहा था। मैंने उसके पैर पर पैर मारकर कहा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। तकरीबन 5 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा और उसके बाद वो नॉर्मल सा दिखने लगा। उस होटल में घूमने के बाद हम लोग वापस से अपने स्कूल में आ गए, जहाँ पर हम रुके हुए थे। रात हो गई और बाकी के लगभग सभी लोग उस टाइम तक सो चुके थे। शायद रात के 11 बजे का टाइम होगा। अब मुझे रात के समय नींद नहीं आ रही थी और मैंने ऐसे ही उठकर अपने दोस्तों को देखने का फ़ैसला किया। और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा मेरा वो दोस्त भी अभी जागा हुआ था और ऊपर दीवार की तरफ बहुत ही डरता हुआ देखे जा रहा था। लेकिन मुझे दीवार पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस वक्त उसकी जो हालत थी वो सच में इतनी ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि मैं बस किसी को बुला ही देता। लेकिन मैंने उसे धीरे से आवाज़ दी और उससे कहा कि क्या हो गया। वो उठकर बैठा और उसने मेरे ऊपर तेज़ से चिल्लाया, तुम अपना काम करो और सो जाओ। उस रात के बाद ज़्यादा कुछ अजीब तो नहीं हुआ और हम लोग अपनी ट्रिप ख़त्म कर कर वापस अपने घर आ गए। लेकिन इस ट्रिप का असली मकसद मुझे 3 साल बाद पता चला, यानी कि पिछले साल मेरे बर्थडे पर मेरा वो दोस्त मेरे घर आया हुआ था और रात में वो मेरे घर पे ही रुकने वाला था। मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में मेरे पापा और मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मेरे पापा भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो मेरी बर्थडे पार्टी के बाद मैंने अपने पापा को ओइजा बोर्ड के बारे में बताया और उन्हें भी इसके बारे में जानकर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और हम तीनों लोग ही बैठकर ओइजा बोर्ड खेलने की कोशिश करने लगे। बोर्ड ना होने की वजह से हमने कार्डबोर्ड से ही एक काम चलाऊ ओइजा बोर्ड बनाया था और उसके आसपास कैंडल रखकर उल्टे सीधे सवाल पूछने लगे। तकरीबन 20 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद मेरे पापा को एक कॉल आया जो कि उनके फ्रेंड का था और वो शायद ड्रिंक करने के लिए बाहर जाने वाले थे और उन्होंने कहा कि तुम दोनों आराम से सो जाना, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। और उसके बाद वो चले गए। अब घर पे मेरा वो दोस्त और मैं था। हमें भी ओइजा बोर्ड काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लगने लगा और उसके बाद हम लोग वापस से बेड पर आ गए। हम लोग ऐसे ही बेड पर लेटकर बातें ही कर रहे थे और रात के 1 कब बज गए ये पता ही नहीं चला। लेकिन उस टाइम पर जो घटना हुई वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। अचानक से मेरे उस दोस्त का फ़ोन जो कि उसकी पॉकेट में रखा था वो वाइब्रेट करने लगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अजीब बात थी वो ये कि उसका फ़ोन 2-3 घंटे पहले ही स्विच ऑफ हो गया था और उसने उसके बाद से उसे चार्ज में नहीं लगाया था। और यकीन मानिए, जैसे ही उसका वो फ़ोन वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ उसकी हालत एकदम ख़राब हो गई और उसने बस इतना कहा, ये सब फिर से हो रहा है।
उसने जैसे तैसे अपने फ़ोन को बाहर निकाला, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो फ़ोन अभी वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन अब भी वो स्विच ऑफ ही था। और हमारे 5 मिनट तक चार्ज में लगाने के बाद जाकर वो फ़ोन वापस से ऑन हुआ। और जैसे ही वो फ़ोन ऑन हुआ, नीचे वाले फ्लोर पर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। इस टाइम तक हम दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हमें इतना भी पता था कि अगर हमें रात में आराम से सोना है तो एक बार नीचे जाकर देखना ही चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। हम लोग जैसे तैसे डरते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे गए, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी सामान या फिर कुछ और ऐसा नहीं दिखा जिससे आवाज़ आई हो। पहले तो हमें यही नहीं समझ में आया इसलिए कि आवाज़ आई कहाँ से थी। फिर भी हम लोग जैसे तैसे ऊपर गए और उसके बाद सो गए। सुबह फिर जब हमारी आँख खुली तब तक पापा घर पे आ चुके थे। और सुबह सुबह जब मैं ब्रश कर रहा था तब मेरा वही दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा हमें बात करनी चाहिए। और इस टाइम पर आने के बाद उसने मुझे वो 3 साल पहले वाली घटना बताई जब हम स्कूल ट्रिप पर गए हुए थे। उसने बताया कि जब हम होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक जो छोटी सी विंडो थी जो कि शायद पीछे स्टोर रूम के लिए थी, उसी विंडो पर उसने 3 लंबी लंबी उंगलियां देखी थी जिनके नाखून काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे। और वो उन्हीं उंगलियों को देखकर इतना ज़्यादा डर रहा था। ऐसा ही कुछ उसने वहाँ पर जाने से पहले पहाड़ी पर भी देखा था और इसीलिए वो पहाड़ी पे बीच में ही रुक गया था। और मैं तब तक सोच रहा था कि शायद मैंने ही वहाँ पर कुछ अजीब सा देखा था, लेकिन एक्चुअली में ये सब मेरे दोस्त के साथ हो रहा था। उसके बाद उसने बताया कि रात के समय याद है जब मैंने तुम पर चिल्लाया था, उस समय उसे छत की सीलिंग पर बार बार एक लड़की का चेहरा बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। और जैसे ही उसकी नज़र उस क्लासरूम की खिड़की पर गई तब तो उसकी हालत ही ख़राब हो गई। उसने वहाँ पर एक लड़की को देखा जो कि गाउन पहने हुए खड़ी हुई थी और कंटिन्यू उसी की तरफ घूरे जा रही थी। और उसके चेहरे पर एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्माइल थी। उसने कहा मैं किसी को भी मदद के लिए बुला नहीं पाया, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और आंखें बंद करके बस सुबह तक वहीं पर लेटा रहा। लेकिन जब मैं उस ट्रिप से अपने घर पे आया और नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे तब मैंने देखा कि मेरे पीठ पर 3 अजीब से निशान थे जो कि शायद नाखूनों के थे। और इतना कहकर उसने मेरे सामने अपनी शर्ट उतारी और अपनी पीठ पर बने उन 3 निशानों को दिखाया जो कि 3 साल बाद भी मैं देख पा रहा था। उसकी ये सारी बातें सुनकर मैं भी बहुत ही ज़्यादा डर गया था। हम दोनों को ही पता था कि इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो कोई भी शायद यकीन ना करे। और ये सब 3 साल बाद फिर से एक बार क्यों हुआ इसका भी रीज़न हमें नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से कोई भी अजीब घटना नहीं घटी और मेरा वो दोस्त अभी बिल्कुल ही ठीक है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ फिर से हो भी ना। आपका इस पूरी घटना पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट की मदद से बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।